नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन। तो बुलेटिन में आज बात होगी डल्लेवाल की सेहत पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, दिल्ली चुनाव के बीच केजरीवाल पर बीजेपी के बड़े दांव की, देखेंगे राहुल गांधी की आरएसएस प्रमुख पर किए तीखे वार को, महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले एनडीए में पड़ी दरार को, और बात करेंगे बिहार में दही चूड़ा भोज पर गरमाई सियासत की। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे कैसे धर्म की आड़ में हर्षा रिछारिया ने साध्वी बनकर सबको बनाया बेवकूफ। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश की चुनाव प्रक्रिया पर उठाए सवाल, बोले देश की चुनाव प्रणाली में खामी, पारदर्शी होना निर्वाचन आयोग का कर्तव्य। मुंबई दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र को समर्पित किए 3 युद्धपोत, एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का भी करेंगे उद्घाटन। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस दिल्ली में कमजोर, इसलिए आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं समर्थन। मकर संक्रांति पर विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला शहर बना यूपी का प्रयागराज, एक दिन में 4 करोड़ की आबादी का आंकड़ा किया पार। दिल्ली चुनाव के लिए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और प्रवेश वर्मा ने किया नई दिल्ली से नामांकन, कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने भी भरा पर्चा। और अब खबरें विस्तार से, और बात करते हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत और उनके आमरण अनशन को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इस बीच डल्लेवाल की नाजुक हालत को देखते हुए 111 किसानों ने आमरण अनशन करने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में डल्लेवाल के अनशन पर घिरी मोदी सरकार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी के साथ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन बुधवार को 91 दिन में प्रवेश कर चुका है। ऐसे में डल्लेवाल की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच एक तरफ जहां इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो वहीं दूसरी तरफ डल्लेवाल की नाजुक हालत को देखते हुए खनौरी बॉर्डर पर 111 किसानों के जत्थे ने आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। ऐसे में किसान आंदोलन पर घिरी मोदी सरकार की मुश्किलें आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ा सकती हैं। वहीं अनशन पर बैठने वाले किसानों ने काले कपड़े पहनकर पुलिस बैरिकेडिंग के पास शांतिपूर्वक तरीके से मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। किसान नेताओं का कहना है कि किसान बहुत भावुक हैं और उनका मानना है कि वे डल्लेवाल के बलिदान से पहले अपना बलिदान दे देंगे। उधर किसान संगठनों की तरफ से तैनात किए गए डॉक्टरों ने मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए कहा कि पिछले 48 घंटे से जगजीत सिंह डल्लेवाल को पानी पीने में भी दिक्कतें आ रही हैं। जितना पानी वो पीते हैं वो उल्टियों के तौर पर बाहर आ जाता है। उनके शरीर के अंग अंदर से काम करना बंद कर रहे हैं, इसलिए वो पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उनका शरीर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की तरफ बढ़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक स्थिति है। वहीं किसान नेता डल्लेवाल की सेहत पर आज 15 जनवरी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ डल्लेवाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पंजाब सरकार से इस पर पिछले 15 दिन की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। बता दें, किसान कोर्ट के रुख से खुश नहीं है। हाल ही में मामले में हाई पावर्ड कमेटी गठित की गई थी, जिसने किसानों से मुलाकात की, लेकिन खुद को केंद्र सरकार के रवैये से अलग रखते हुए किसानों पर नजर रखने की बात कही। जबकि किसानों ने साफ कह दिया है कि उनकी लड़ाई मोदी सरकार से है, वो ही इस पर बात करें, तभी कुछ हो सकता है। बता दें, किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। वही किसानों के समर्थन में डल्लेवाल 26 नवंबर 2024 से आमरण अनशन पर बैठे हैं। हालांकि गुजरते दिनों के साथ डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। ऐसे में किसान नेताओं ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर डल्लेवाल को अनशन के दौरान कुछ होता है तो सरकार हालात नहीं संभाल पाएगी। इसके पहले खुद डल्लेवाल पंजाब सरकार के मंत्रियों को चेतावनी दे चुके हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचल अपने चरम पर है। आप और बीजेपी में मचा कलेश अभी उफान पर है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और आप नेता मनीष सिसोदिया पर मुकदमा चलाने की परमिशन दे दी है, जिसके बाद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो क्या है पूरा मामला और कैसे केजरीवाल फंसे हैं बीजेपी के दांव में, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाला मामले में गृह मंत्रालय ने मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी को अनुमति दी गई है। ऐसे में चुनाव से महज कुछ वक्त पहले ही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है।
इसी मामले में पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकृत अनुमति जरूरी है। ईडी ने केजरीवाल को इस घोटाले का मास्टरमाइंड तक भी बताया था। वहीं ईडी पहले ही अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट भी पेश कर चुकी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल चार्जशीट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गए थे और उन्होंने कहा था कि चार्जशीट के संज्ञान लेने पर रोक लगाई जाए। ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और मई में उनकी पार्टी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। आपको बता दें, दिल्ली का शराब घोटाला इस चुनाव में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस इस मामले पर आप को घेरने की पूरी कोशिश करती दिखाई दे रही है। ऐसे में केस के आदेश मिलने से आप और केजरीवाल दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसके साथ ही इसका सीधा तौर पर असर चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। गौरतलब है कि कोरोना के दौरान नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति शुरू की। कंपनियों को देने की बात कही गई। जुलाई 2022 में इस नीति को लेकर बवाल मचा, जिसके बाद एलजीवीके सक्सेना ने सीबीआई को जांच सौंपी। सीबीआई ने इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर के बाद ईडी की एंट्री हुई। ईडी के मुताबिक शराब घोटाला 100 करोड़ से ज्यादा का है। शराब पॉलिसी बदलवाने के एवज में आपकी सरकार ने साउथ कंपनियों से पैसे लिए। वहीं आपका कहना है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से हुई और फाइल आखिरी मुहर तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लगाई थी। हालांकि इस मामले में आम आदमी पार्टी का कहना है कि शराब नीति मामले में अभी तक कुछ ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पार्टी ने हमेशा इस आरोप पर खंडन किया है। साथ ही बीजेपी और दिल्ली के एलजी पर कई सवाल भी खड़े किए हैं। हालांकि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव पर इसका क्या असर होता है। आखिरकार दिल्ली में कांग्रेस को अपना नया राष्ट्रीय मुख्यालय मिल गया। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को इसका उद्घाटन भी कर दिया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के अलावा तमाम दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि भागवत ने संविधान पर हमला किया, जो कि देशद्रोह है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, देखिए इस रिपोर्ट में। संविधान के मुद्दे पर एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आरएसएस पर सीधा हमला बोला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि उनका ये बयान कि भारत को आजादी राम मंदिर बनने के बाद मिली, राजद्रोह के समान है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि भागवत का कहना है कि देश को 1947 में आजादी नहीं मिली, जो कि हर भारतीय का अपमान है। आरएसएस प्रमुख पर तीखा हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भागवत ने किसी और देश में ये कहा होता तो वो गिरफ्तार कर लिए जाते। दरअसल कांग्रेस ने बुधवार 15 जनवरी को अपने नए मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। कांग्रेस के नए मुख्यालय पता इंदिरा गांधी भवन 9-1 कोटला रोड है। इस कार्यालय का नाम इंदिरा भवन रखा गया है। इस दौरान उद्घाटन पर पार्टी से जुड़े नेताओं को कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला बोलते हुए कहा, And we are getting a new headquarters at a very particular time. I think it's quite symbolic that yesterday, in a speech, the chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. This building, it is not an ordinary building. It has emerged from the soil of our country, and it has emerged as a result of the hard work and sacrifice of millions of people. आपको बता दें, राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर हमला उनके दिए बयान पर बोला। दरअसल हाल ही में राम मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिस पर बीते दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि भारत को अपनी सच्ची आजादी उस दिन मिली जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की प्रतिष्ठा हुई। उन्होंने सलाह दी कि इस तिथि को प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाया जाना चाहिए, ताकि देश की वास्तविक आजादी के रूप में इसे चिन्हित किया जाए, जिसने सदियों से बाहरी आक्रमणों का सामना किया। भागवत के इस बयान को राहुल गांधी ने हर भारतीय व्यक्ति का अपमान और देशद्रोह करार दिया। इसी के साथ पार्टी के नए मुख्यालय में राहुल गांधी ने देश में दो विचारों के बीच जारी जंग की बात करते हुए कहा, यहाँ दो विचारों के बीच लड़ाई है। यह हमारा विचार है जो संविधान का विचार है, और दूसरी तरफ संघ का विचार है जो इसके उलट है। इस तरह राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख पर एक के बाद एक कई हमले बोले, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन के बीच टकराव तेज होता जा रहा है। शिंदे और पवार जहां पहले ही निकाय चुनाव अकेले लड़ने का फैसला कर चुके हैं, तो वहीं अब बीजेपी के नेता और सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद एनडीए में दरार की खबरों को और ज्यादा बल मिल गया है। तो निकाय चुनाव को लेकर क्या है बीजेपी की पॉलिटिक्स, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन की जीत के बाद से लगातार सहयोगी दलों के बीच खटपट की खबरों ने राज्य में सियासी हलचलों को हवा दी है।
इस बीच अब खबर है कि बीजेपी बिना सहयोगी दलों के राज्य में होने वाले निकाय चुनाव में अकेले दम पर ताल ठोकने को तैयार है, जिसका ऐलान खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में शिरडी में बीजेपी के एक सम्मेलन में किया, जिसके बाद से एनडीए में दरार की खबरों को और बल मिल गया है। आपको बता दें, फडणवीस के इस ऐलान के साथ ही बीजेपी ने महायुति के सहयोगियों को भी बड़ा संदेश दे दिया है। ऐसे में निकाय चुनाव में शिंदे सेना और अजित पवार को भी अपनी ताकत दिखानी होगी, मगर उसके निशाने पर उद्धव सेना है, जो बीएमसी में 3 दशकों से काबिज है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं से प्रदेश के सभी निकायों में जीत के लिए कमर कसने की अपील की थी। दरअसल बीजेपी इस मौके को अपने विस्तार के लिए एक मौके के तौर पर देख रही है। राज्य में विधानसभा चुनाव में मिली जीत ने बीजेपी के हौसलों को बुलंद कर दिया है। यही वजह है कि बीजेपी एनडीए के सहयोगी दलों पर दबाव की राजनीति भी करने में लगी हुई है। बता दें, करीब 3 साल से राज्य के 29 नगर निगम, 257 नगर परिषद और जिला परिषद के अलावा 289 पंचायत के चुनाव अटके पड़े हैं। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि मई महीने में महाराष्ट्र निकाय चुनाव हो सकते हैं। ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पहली बार राज्य की सभी 6 प्रमुख पार्टियों को बिना गठबंधन अकेले अपनी ताकत दिखानी होगी। हालांकि चुनाव होने में अभी लगभग 100 दिन बाकी है। इस बीच माना जा रहा है कि स्थानीय निकायों पर कब्जा करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, चुनाव में अभी दलों को गठबंधन के समर्थकों का वोट मिला था। इस चुनाव में सभी पार्टियां अपने कोर वोटरों के भरोसे मैदान में उतरने वाली है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव में तस्वीर क्या आती है। बिहार में मची सियासी घमासान के बीच जहां सबकी नजरें नीतीश कुमार पर टिकी हुई हैं, वहीं इस बीच एक नई तस्वीर ने राज्य में सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू यादव से पशुपति पारस ने मुलाकात की है, जिसके बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच नई तस्वीर ने राज्य की सियासत में नया मोड़ ला दिया। दरअसल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन पूरे वक्त हर किसी की निगाहें नीतीश कुमार और चिराग पासवान पर रही। हालांकि बीच बीच में राबड़ी आवास पर भी लोगों की नजरें बनी रही, लेकिन असली खेल देर शाम में हुआ, जब लालू यादव से मिलने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस पहुंच गए। इसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। दरअसल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस ने मकर संक्रांति के भोज का आयोजन किया। इसमें उन्होंने लालू यादव को शामिल होने का आमंत्रण दिया, जो कि आज यानी 15 जनवरी को पटना में कोटले नगर में हुआ। जानकारी के मुताबिक इस सिलसिले में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति पारस अपने बेटे और भतीजे प्रिंस राज के साथ लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पहुंचे। मकर संक्रांति के मौके पर हुई इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य लालू यादव को पारस की ओर से आयोजित दही चूड़ा भोज का निमंत्रण देना था। हालांकि इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब बिहार में सियासी संकट के जैसे हालात बने हुए हैं। लालू यादव के ऑफर के बाद से नीतीश कुमार के कदम पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बिहार में तेजी से सियासी समीकरण बन रहे हैं और ये सब राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के वक्त होना किसी बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि पहले ही जेडीयू बीजेपी के बीच खटपट की खबरों से कयासों का बाजार गर्म है। इस बीच अंदर खाने से खबरें ये भी है कि आने वाले चुनाव में पशुपति पारस की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि ये सब कयास है, आने वाले दिनों में ही पता चल सकता है कि आज की सियासी खिचड़ी के क्या परिणाम निकलते हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों यूपी के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले की चर्चाएं जोरों पर है। 12 साल बाद आए महाकुंभ में जहां एक तरफ श्रद्धालु आस्था में अमृत डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई तस्वीर, वीडियो और चेहरे भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। इन्हीं में से एक चेहरा है हर्षा रिछाडिया का, जिन्होंने धर्म के नाम पर ऐसा ढोंग किया कि हर तरफ इनकी चर्चाएं हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में धर्म के नाम पर कैसे धंधा चलाया जा रहा है और आपको अंधा बनाया जा रहा है, इसका अंदाजा इस खबर से लगा सकते हैं, जहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की वेशभूषा के चलते उसे साध्वी का तमगा दे दिया गया और इसी तमगे ने हर्षा रिछाडिया को सुर्खियों में ला दिया। लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। दरअसल महाकुंभ के पहले ही दिन हर्षा रिछाडिया निरंजनी अखाड़े की शोभा यात्रा के दौरान एक रथ पर साधु संतों के साथ बैठी नजर आई। गले में रुद्राक्ष और फूलों की माला और ललाट पर तिलक लगाए सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। इतना कि हर्षा रिछाडिया को लोकप्रियता बड़े बड़े बाबाओं तक को मात दे गई, जिसके बाद रथ पर सवार हर्षा रिछाडिया को सबसे सुंदर साध्वी की पहचान से नवाज दिया गया। हर जगह ये चर्चाएं होने लगी कि इतनी सुंदर साध्वी कौन है। हालांकि चर्चाएं तेज हुई तो पता चला कि वो कोई साध्वी नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर रील्स बनाने वाली इन्फ्लुएंसर है। और इस बात की जानकारी खुद हर्षा रिछाडिया ने दी और कहा कि मैं अभी साध्वी नहीं हूँ। मीडिया से बातचीत के दौरान हर्षा रिछाडिया ने बताया कि मैंने 2 साल पहले सिर्फ दीक्षा ली थी, इसके बाद कई संस्कार करने होते हैं, लेकिन मेरी वेशभूषा को देखकर लोगों ने मुझे साध्वी हर्षा का टैग दे दिया। हालांकि हर्षा रिछाडिया उस वक्त लोगों के निशाने पर आ गई जब एक वीडियो में उसने कहा कि वो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंदगिरी महाराज की शिष्य हैं।
इतना ही नहीं, धर्म के नाम पर छर्रा चमकाने वाली हर्षा का कहना है कि वो 2 साल पहले ही सब कुछ छोड़ के साध्वी बन गई, जबकि तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर है वो कुछ और दिखाती हैं। 30 साल की कम उम्र में साध्वी बनी हर्षा रिछारिया देखते ही देखते फेमस हो गई। हर्षा रिछारिया की तमाम रील्स और वीडियो सोशल मीडिया पर छा गए और हर कोई हर्षा रिछारिया को सचमुच साध्वी मानकर गुणगान करने लगा। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी हर्षा रिछारिया के फॉलोअर्स में जबरदस्त तरीके से इजाफा देखने को मिला। लेकिन सच्चाई सामने आते ही धर्म की आड़ में चलाए जा रहे हर्षा रिछारिया के धंधे की पोल जैसे ही खुली, तुरंत उन्होंने पलटी मार ली और कहा कि वो कोई साध्वी नहीं बल्कि लोगों ने उन्हें साध्वी का टैग दिया। आपको बता दें, सोशल मीडिया पर हर्षा रिछारिया काफी ज्यादा सक्रिय रहती हैं। हर्षा रिछारिया को कहा जाता है कि वो एंकर और इन्फ्लुएंसर है। हर्षा रिछारिया के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स हैं। उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है जो कि काफी ट्रैवलर के नाम से मशहूर है। इंटरनेट पर हर्षा के एक से एक फोटो वायरल है, लेकिन धर्म के नाम पर चले इस धंधे ने हर्षा रिछारिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। महाकुंभ में आने से पहले हर्षा के 5.5 लाख के करीब फॉलोअर्स थे, जो कि बढ़कर 8 लाख से भी ज्यादा हो गए हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आर्टिकल 19 इंडिया।